नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध न हो जाने तक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत पर कोई रोक नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि मार्च 2026 से पहले वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने बायो E3 यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीति को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत योजना विज्ञान धारा को मंजूरी दी। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और रुख करते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दी। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस 2023 में गठित टीवी सोमनाथन समिति की सिफारिशों पर आधारित है। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। एकीकृत पेंशन योजना में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस दोनों के लाभों को शामिल किया गया है। एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। सुनिश्चित पेंशन 25 वर्ष की न्यूनतम सरकारी सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों की सेवा के औसत मूल वेतन का 50% प्रति माह पेंशन मिलेगी। 25 वर्ष से कम लेकिन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की स्थिति में कर्मचारियों को उनके सेवा काल के अनुपात में या न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत 12 महीनों के औसत के स्थान पर सेवा के अंतिम महीने में प्राप्त मूल वेतन के 50% की गणना की जाती है। वहीं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस बाजार के प्रदर्शन से जुड़ी योजना है, जिसमें कोई सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान नहीं है। अगली मुख्य विशेषता है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। पेंशन धारक की मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु से पहले पेंशन की 60% राशि उसके परिवार को पेंशन के रूप में मिलेगी। तीसरी खासियत है सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। कम से कम 10 वर्षों की सेवा के बाद हर महीने 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। हालांकि ओपीएस और एनपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 9,000 रुपए प्रति माह है। मुद्रास्फीति से समायोजन यानी इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की बात करें तो इसमें सर्विस कर्मचारियों की तरह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक AICPI-IW पर आधारित महंगाई राहत के रूप में समायोजन किया जाएगा, जिसे ओपीएस के समान रखा गया है। सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में ग्रेच्युटी, मासिक वेतन का 10वां हिस्सा और सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इससे सुनिश्चित पेंशन की राशि में कोई कमी नहीं होगी। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध न हो जाने तक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत पर कोई रोक नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक का सख्त प्रावधान तब तक नहीं लागू होगा जब तक कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध साबित न हो जाए। अधिनियम की धारा 18 में उपबंध किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान इस अधिनियम के तहत अपराध से जुड़े मामलों पर लागू नहीं होगा। चलिए सबसे पहले अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात करते हैं। यह हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से पहले जमानत पर रिहा करने का निर्देश है जिसे किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 438 में अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधान किया गया है। नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482 में अग्रिम जमानत के लिए प्रासंगिक प्रावधान शामिल किए गए हैं। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर भी एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय के किसी सदस्य का अपमान करना एससी या एसटी अधिनियम के तहत तब तक अपराध नहीं है जब तक कि आरोपी का इरादा जातिगत पहचान के आधार पर अपमान करने का ना हो।
केवल अनटचेबिलिटी या जातिगत श्रेष्ठता जैसी जड़ जमा चुकी सामाजिक कुप्रथाओं के कारण जानबूझकर किया गया अपमान या दी गई धमकी इस अधिनियम के तहत जातिगत अपमान या धमकी माना जाएगा या मानी जाएगी। खबर के आखिर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में भी समझ लेते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य एससी या एसटी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अपराध को रोकना, ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करना और पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास का प्रावधान करना है। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो आरोपी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस कानून के तहत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को हाथ से मैला उठाने के काम पर लगाना, एससी या एसटी समुदाय की महिलाओं को देवदासी कुप्रथा के नाम पर देवता या मंदिर को समर्पित करना, सार्वजनिक स्थानों पर जाने के प्रथागत अधिकार से वंचित करना जैसे मामलों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसमें एससी या एसटी समुदाय को छोड़कर अन्य समुदायों के लोक सेवकों द्वारा अधिनियम के तहत दिए गए कर्तव्यों की उपेक्षा करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। आइए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि मार्च 2026 से पहले वामपंथी उग्रवाद यानी LWE को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद LWE पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि मार्च 2026 से पहले देश से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। भारत में वामपंथी उग्रवाद या नक्सली विद्रोह की शुरुआत 1967 में नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल में हुए एक विद्रोह से हुई थी। यह विद्रोह माओवादी विचारधारा से प्रेरित था और राजनीतिक व्यवस्था को हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकने का पक्षधर था। सबसे पहले भारत में वामपंथी उग्रवाद की वर्तमान स्थिति क्या है, ये समझ लेते हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की बात करें तो वर्तमान में 9 राज्यों के 38 जिले इससे प्रभावित है, जबकि 2010 में यह संख्या 96 थी। वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की बात करें तो इन जिलों में लगभग 90% वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की घटनाएं घटित होती है। इन जिलों की संख्या 2018 के 35 जिलों की तुलना में 2024 में घटकर 12 हो गई है। अब वामपंथी उग्रवाद के जारी रहने के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक आर्थिक कारक जैसे भूमि हस्तांतरण, जाति के आधार पर सामाजिक बहिष्करण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक बहुत कम पहुंच आदि। शासन संबंधी मुद्दे जैसे वन अधिकार अधिनियम और पेशा अधिनियम का अप्रभावी कार्यान्वयन, राज्य की मनमानी आदि जैसे कि सलवा जुडूम जैसी नीतियों में साफ दिखाई देता है। अगला कारक है वामपंथी उग्रवाद की रणनीतियां। इसमें स्थानीय शिकायतों की आड़ में स्थानीय समुदायों को अपने पक्ष में करना, स्थानीय समुदायों में गहरी पैठ, वामपंथी उग्रवाद की वैचारिक अपील आदि शामिल है। खबर के अंत में भारत में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 के तहत समाधान नामक परिचालन रणनीति का विकास किया गया है। इसमें स्मार्ट नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रेरणा और प्रशिक्षण आदि शामिल है। सुरक्षा संबंधी उपाय किए गए हैं, जैसे सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों के निर्माण की योजना, CRPF बटालियनों की पुनः तैनाती आदि। इसमें नक्सलियों से निपटने के लिए संयुक्त अभियान, उनकी वित्त तक पहुंच में बाधा उत्पन्न करना, जांच के लिए NIA के भीतर अलग इकाई की स्थापना जैसी आक्रामक रणनीतियां भी शामिल है। और अंत में है विकासात्मक हस्तक्षेप। इसमें सिविक एक्शन प्रोग्राम, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, आकांक्षी जिला कार्यक्रम आदि शामिल है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। मंत्रिमंडल ने बायो E3 यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीति को मंजूरी दी। बायो E3 नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना और मोटे तौर पर 6 रणनीतिक या विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण से तात्पर्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के एकीकरण के माध्यम से जैव आधारित उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की क्षमता से है। ये 6 विषयगत क्षेत्रक हैं: जैव आधारित रसायन, बायोपॉलिमर और एंजाइम,
कार्यात्मक खाद्य पदार्थ यानी फंक्शनल फूड्स और स्मार्ट प्रोटीन, सटीक जैव चिकित्सा, जलवायु अनुकूल कृषि, कार्बन कैप्चर और उसका उपयोग, और अंत में भविष्योन्मुखी समुद्री और अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और बायो ई3 नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। यह नीति अनुसंधान एवं विकास और उद्यमिता को नवाचार संचालित समर्थन प्रदान करेगी। यह जैव विनिर्माण और बायो एआई हब एवं बायो फाउंड्री की स्थापना करके प्रौद्योगिकी विकास व व्यवसायीकरण में तेजी लाएगी। साथ ही यह नीति हरित विकास के पुनरुत्पादक जैव अर्थव्यवस्था मॉडल को प्राथमिकता भी प्रदान करेगी और इससे भारत के कुशल कार्यबल का विस्तार करने की सुविधा प्रदान होगी और रोजगार सृजन में भी वृद्धि होगी। इस नीति के लाभों की बात करें तो सरकार की पहलों को और मजबूती से संचालित किया जा सकेगा। इन पहलों में शामिल है नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी LIFE लाइफ आदि। इसके साथ ही भारत में सर्कुलर बायो इकोनॉमी या चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर हरित विकास को गति दी जा सकेगी और यह नीति एक ऐसे भविष्य के निर्माण को बढ़ावा देगी जो वैश्विक चुनौतियों के प्रति अधिक संधारणीय, अभिनव और उत्तरदायी हो। इतना ही नहीं, यह नीति विकसित भारत के लिए बायो विजन भी निर्धारित करती है। खबर के आखिर में भारतीय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साल 2023 में इसका मूल्य $151.1 बिलियन था और 2030 तक इसके $300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में भारत की 3% हिस्सेदारी है। इस मामले में भारत एशिया में तीसरे स्थान पर है और विश्व के शीर्ष 12 जैव प्रौद्योगिकी गंतव्यों में से एक है। और जैव प्रौद्योगिकी संबंधी भारत की प्रमुख पहलों में राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना आदि शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया। हाल ही में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए गए और 2,500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड जारी किया गया। चलिए सबसे पहले लखपति दीदी कौन है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ये स्वयं सहायता समूह SHG की सदस्य होती हैं। इनकी वार्षिक घरेलू आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक होती है। स्वयं सहायता समूह लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है। यह साझे आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए नियमों एवं विनियमों के फ्रेमवर्क के दायरे में कार्य करता है। ये संगठन निर्णय लेने में सभी की भागीदारी पर आधारित है। लखपति दीदी पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई है। ये कोई अलग योजना नहीं है। 30 जून 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां हैं और अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदियों की संख्या को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। ऐसे में महिलाओं के नेतृत्व वाले SHGs के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि वित्त व सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन की कमी, खराब विपणन रणनीतियां और उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी मुद्दे। इस वजह से SHGs को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय शुरू किए गए हैं, जिसमें पहला है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके तहत SHGs के लिए रिवॉल्विंग फंड RF और सामुदायिक निवेश कोष यानी CIF जारी किया गया है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के तहत एक उप योजना है। इसके अंतर्गत SHGs को गैर कृषि क्षेत्रों में छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। इनके अलावा SHGs के वित्तीय समावेशन के लिए नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया गया है। साथ ही सरस कलेक्शन यानी सरकारी ई-मार्केट प्लेस की शुरुआत भी की गई है। ये SHGs के उत्पादों के प्रचार के लिए एक स्टोर फ्रंट है। अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत योजना विज्ञान धारा को मंजूरी दी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अम्ब्रेला योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है। हालांकि इन योजनाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST की एकीकृत केंद्रीय क्षेत्रक योजना विज्ञान धारा में विलय कर दिया गया है। सबसे पहले विज्ञान धारा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
इस योजना का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। इससे देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार हेतु बेहतर परिवेश बनाने में मदद मिलेगी। इस योजना के 3 मुख्य घटक हैं। पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संस्थाओं एवं व्यक्तियों का क्षमता निर्माण। दूसरा घटक है अनुसंधान और विकास तथा तीसरा घटक है नवाचार व प्रौद्योगिकी विकास और इनका उपयोग। आपको बता दें कि पहले ये तीनों योजनाएं अलग अलग कार्यान्वित की जा रही थी। हालांकि 2021-22 से 2025-26 तक की 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान इस योजना के लिए 10,579.84 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि योजना के अनुसंधान और विकास घटक को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF के साथ जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना ANRF अधिनियम 2023 के तहत की गई है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान व विकास की नींव रखना, उन्हें विकसित करना और बढ़ावा देना तथा उपर्युक्त संस्थानों में शोध एवं नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। खबर के अंत में इस योजना के महत्व को समझ लेते हैं। योजनाओं के विलय से आवंटित निधि के उपयोग में दक्षता बढ़ेगी तथा उप योजनाओं और कार्यक्रमों के बीच समन्वय सुनिश्चित होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विशाल मानव संसाधन पुल तैयार करने में योगदान मिलेगा और साथ ही इस योजना से फुल टाइम इक्विवेलेंट यानी FTE शोधकर्ताओं की संख्या बढ़ाकर देश के अनुसंधान एवं विकास के आधार का विस्तार होगा आदि। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व है शिवराम हरि राजगुरु। महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शिवराम राजगुरु को उनकी 116वीं जयंती के अवसर पर देश भर में याद किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनकी यह जयंती 24 अगस्त के दिन मनाई गई। शिवराम हरि राजगुरु के बारे में बात करें तो इनका जन्म महाराष्ट्र में पुणे के पास खेड़ गांव में हुआ था। बाद में इस गांव का नाम बदलकर राजगुरु नगर कर दिया गया। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के प्रमुख सदस्य थे। उनके योगदान की बात करें तो उन्होंने सुखदेव और भगत सिंह के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में भाग लिया था। 23 मार्च 1931 को तीनों महान स्वतंत्रता सेनानियों राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार ने लाहौर में फांसी दे दी थी। इनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम इनसे देशभक्ति, साहस, निस्वार्थता आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की अनुसूची M के तहत संशोधित विनिर्माण पद्धतियों के नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनवरी 2024 में अनुसूची M के तहत नियमों को संशोधित किया था। इस संशोधन का उद्देश्य भारत की उत्कृष्ट विनिर्माण पद्धतियों की सिफारिशों को वैश्विक मानकों, विशेष रूप से WHO के मानकों के अनुरूप करना है। हाल ही में पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ग्रेट निकोबार द्वीप GNI परियोजना का आदिवासियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। GNI परियोजना राष्ट्रीय रक्षा और सामरिक महत्व की परियोजना है। एक पर्यटक बस मार्शियागढ़ी नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में कम से कम 14 भारतीयों की मौत हो गई है। यह नेपाल में हिमयुक्त 12 मासी हिमालयी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। हाल ही में चिली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अटाकामा सॉल्ट फ्लैट पर एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन में पाया गया कि चिली का अटाकामा सॉल्ट फ्लैट लिथियम ब्राइन निकालने के कारण धंसता जा रहा है। इसे सलार डी अटाकामा के नाम से भी जाना जाता है। यह चिली का सबसे बड़ा नमक निक्षेप है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण, सोनोबुई और संबंधित उपकरणों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी। ये एक्सपेंडेबल व इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW सामरिक सोनार तंत्र है। ये पनडुब्बी की गतिविधि के बारे में जानकारी प्रसारित करता है।
पिस्टल श्रिम्प अपने पंजों को तेजी से स्नैप यानी चटकाकर सोनोल्यूमिनेंस नामक एक अद्वितीय घटना को उत्पन्न करते हैं। ये अल्ट्रासोनिक तरंगों के साथ तरल पदार्थों के विकिरण के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करने की घटना है। हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री स्क्रब टाइफस से संक्रमित पाए गए। इसे बुश टाइफस के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग ओरिएंटिया सुत्सुगामुशी नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। ये संक्रमित चिगर्स यानी लार्वा माइट्स के काटने से लोगों में फैलता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय पीएम जनमन के लिए देशव्यापी अभियान चला रहा है। इसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजीज परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।